तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की सॉल्यूशन क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी गिवन है। फाइंड करना है वेक्टर पी। वेक्टर पी फाइंड करना है जिसमें ये गिवन है वेक्टर पी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। साथ में ये भी गिवन है वेक्टर पी डॉट सी इक्वल टू 18। तो सबसे पहले इसी को कंसीडर करते हैं कि क्या कह रहा है। अगर वेक्टर पी परपेंडिकुलर है ए एंड बी पर, इट मीन्स इसका मतलब है कि वेक्टर पी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी, इम्प्लाइज वेक्टर पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं लैम्डा ए क्रॉस बी, क्योंकि पैरेलल के केस में आप ऐसा लिखते हैं। अब ए क्रॉस बी आप निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, आई जे के डिटर्मिनेंट फॉर्म में। ए क्रॉस बी 1 4 2, बी है 3 -2 7। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, दिस एंड दिस कैंसिल 28 -4 यानी प्लस का 32 आई। ये कैंसिल 7 -6 माइनस का जी, ये कैंसिल -2 -12 -14। ये आपका मिल गया। जैसे ही मिला तो आप लिख सकते हैं P इक्वल टू लैम्डा 32i माइनस जे -14। आप ऐसा लिखेंगे। इसके साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि P डॉट सी 18 है। ये तो आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका आंसर ही है, बट इसे आप फॉलो करें और लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करें। P डॉट सी, P और डॉट सी के वैल्यू दे रखा है 18, बट अगर हम P और डॉट सी फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लैम्डा के साथ 32 इंटू 2 64 -j प्लस का 1 और -14 और प्लस का 4 56 इक्वल टू 80। सॉल्व करते हैं। 65 में से 56 माइनस करते हैं तो 9। तो लैम्डा की वैल्यू कितना मिल गया, 2। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू मिलता है तो आप लिखिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वेक्टर p इक्वल टू 2 32i माइनस जे और -14 तो हमेशा क्वेश्चन को रीड कर करके गिवन को लिखें और इससे आप आइडिया लें कि इसमें हमें शुरुआत क्या करना है। तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, कठिन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। बट ये है कि सबसे पहले आप इसे चेक करें कि गिवन क्या है। 9th क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन वेक्टर ए इक्वल टू आई जे के, आई प्लस जे प्लस के और बी इक्वल टू जे माइनस के। हमें फाइंड करना है वेक्टर सी। अगर वेक्टर सी हमें फाइंड करना है, इसके साथ साथ ए क्रॉस सी इक्वल टू गिवन है वेक्टर बी और साथ साथ ए डॉट सी इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो क्यों नहीं पहले हम इसी को कंसिडर कर लें, है ना। पहले तो एज्यूम कर लेता हूं मैं कि सी क्या ले सकते हैं। वेक्टर सी को चलो सी के टर्म में ही ले लेते हैं, C1 C2 और C3 ये ले लिए। अब हमारे पास वेक्टर सी है और जो गिवन है उसको लेते हैं। क्या है, ए क्रॉस सी इक्वल टू वेक्टर बी। तो ए क्रॉस सी हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। आई जे के 1 1 1 और सी आपने सपोज किया है C1 C2 C3।
ये बहुत जल्दी आप फाइंड कर लेंगे। ये C3 माइनस C2, ये डिलीट और ये डिलीट के बाद आई लगा दिया आपने, ये कैंसिल C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, ये J और ये डिलीट हो गया, तो आपका C2 माइनस C1 ये आ गया। A क्रॉस C जैसे ही आया तो आपने कंपेयर कर दिया, इक्वेट कर दिया फिर से इसे, ये लिखते हुए कि A क्रॉस C इक्वल टू गिवन है V, और A क्रॉस C अभी अभी आप लेकर आए हैं ये लेकर आए हैं। अगर आप ऐसा लेकर आए हैं और B की वैल्यू आपके पास है, क्या है, वेक्टर B माइनस J और माइनस, इक्वेट करते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि C3 माइनस C2 I की कोफिशिएंट है, यहाँ पर I है ही नहीं, तो आपने इसके इक्वल में 0 रख लिया। ये C3 माइनस C1 J की कोफिशिएंट है, J की वैल्यू 1 है, बट ये माइनस इसमें शिफ्ट हो जाएगा, और ये C2 माइनस C1 K की कोफिशिएंट है, ये माइनस 1 हो गया। आप इसे देख सकते हैं C3 और C2 इक्वल होगा, सबसे पहले इसे ले लें, ठीक है, और C3 इक्वल टू C3 प्लस 1 इक्वल टू C1 ले लें, और C2 प्लस 1 इक्वल टू C1 ले लें। ये कंप्लीट कर लिया आपने। अब आप इसे कंसीडर करें और फिर से देखिए, A डॉट C इक्वल टू 3 है, A डॉट C आपने यहाँ सपोज किया है, A यहाँ दे रखा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो C1 C2 और C3 मिलेगा। अब आप ध्यान से देखें, C1 की वैल्यू C2 और C3 इक्वल बता रहे हैं, तो अगर दोनों इक्वल है तो C2 C3 इक्वल तो 2C2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में इक्वल है। C3 को भी C2 लिख सकते हैं हम, और C1 की वैल्यू C2 को केस में क्या है, C2 प्लस 1। बहुत आसान हो गया आपके लिए जब इसे आप सोल्व करते हैं, तो 3C2 इक्वल टू 2 और C2 इक्वल टू 2/3 मिलता है। तो C1 भी आप फाइंड कर लेंगे, क्योंकि C1 तो C2 प्लस, अच्छा ये भी ध्यान रखें, जब C2 आ गया तो ये समझ लीजिए कि आपका C3 भी आ गया, क्योंकि C2 और C3 इक्वल है, इसे भी ध्यान रखें आप, अलग से और नहीं निकालना है। C1 की वैल्यू C2 प्लस 1 है, C2 आपने 2/3 निकाला, 1 करेंगे तो ये आ गया 5/3, बस आपका आंसर आ गया। C इक्वल टू क्या था, C1I C2J और C3, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। C1 की वैल्यू आपका आया है 5/3, बाकी का 2/3, और ये भी 2/3। होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 मैं फिर से बोलता हूँ कि जब भी आपको वेक्टर का क्वेश्चन आता है तो गिवन पॉइंट्स को सारे लिख दें आप, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि हम क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करें और कहाँ और कैसे शुरू करें। इससे आपको रिजल्ट बहुत आसानी से मिल जाता है, बशर्ते आपको फार्मूले याद होना चाहिए, कर लेना चाहिए। B प्लस C हमने फाइंड कर लिया, क्या आया, 2 प्लस लैम्डा I 6J माइनस 2। अब इसे हम लेट कर लेते हैं, एक नया नाम दे देते हैं, वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर B प्लस C, मतलब 2 प्लस लैम्डा I प्लस 6J और माइनस 2 के बराबर ये वेक्टर P आ गया। अब चूंकि हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इसको हमने ये सपोज कर लिया P। अब अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करता हूँ तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर B प्लस C अपॉन वेक्टर B प्लस C का होल मैग्नीट्यूड, सॉरी B प्लस C का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 प्लस लैम्डा
प्लस 6j और -2 और अपॉन में इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसका स्क्वायर 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही खुलेगा। ये 36 है, ये 4, और ये इन सब को अगर आप ऐड करते हैं, अगर इन सब को आप ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है? ये सबको ऐड कर कर आपको मिलता है 44 प्लस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर। ये आपने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब चूंकि यूनिट वेक्टर हमने इसके अलग में निकाल चुके हैं, तो हमें अभी भी निकालना है ये a क्रॉस b यूनिट वेक्टर होल मैग्नीट्यूड, ये इसके बराबर है √2। तो हमें a क्रॉस p यूनिट वेक्टर p का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। a क्रॉस p यूनिट वेक्टर i j और k, a की वैल्यू 1 1 1 है कोफिशिएंट में i j का, और p यूनिट वेक्टर का आपने ये निकाला है। एक्चुअली में जब आप इसे लिखेंगे इसके फॉर्म में तो ये फाइंड करना है आपको। देखिए वेक्टर a क्रॉस 2 प्लस लेमडा i प्लस 6j -2k अपॉन 44 प्लस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, ये इसके बराबर है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें सिर्फ इसका निकालना है, किसका? 2 प्लस लेमडा 6 और -2, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जाते हैं तो ये कैंसिल और ये -2 और ये 6, माइनस का 8i, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो हमें आता है प्लस का 4 प्लस लेमडा जी, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो हमें आता है प्लस 4 माइनस लेमडा। ठीक है, ये हमने a क्रॉस p निकाल लिया। अब इसे मैं इसमें पुट करता हूँ। a क्रॉस p की वैल्यू भी हमें मिल गया। क्या मिला है? -8 आयोटा, मतलब आयोटा की आदत पड़ी हुई है, i, और ये 4 प्लस लेमडा j। क्या है कि क्वेश्चन में आई कई चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी आयोटा भूल जाता है, बट एक्चुअली में ये आई है, वेक्टर आई है ना। 4 लेमडा प्लस लेमडा, आपने ये फाइंड कर लिया। आपको ये फाइंड कर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद इसकी वैल्यू हमने ये रख दिया, इसकी होल मैग्नीट्यूड इक्वल टू दे रखा है √2। अब अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे, क्या करेंगे? स्क्वायरिंग, फटाफट सोल्व करते हैं। स्क्वायरिंग करने के बाद ये तो रूट हट जाएगा इसका, है ना। आई मीन स्क्वायरिंग नहीं कर रहे हैं आप, सबसे पहले तो स्क्वायरिंग नहीं करते हैं आप, मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो भी इफेक्ट आएगा इस पर, 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर करेंगे 16 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 8 लेमडा, इसका स्क्वायर करेंगे 16 प्लस लेमडा स्क्वायर -8 लेमडा। ये तो पहले से आपका ये कांस्टेंट फॉर्म में है, तो इसका तो कुछ स्क्वायर वगैरह निकालेंगे नहीं। आपका मैग्नीट्यूड अभी इसके बराबर आ गया, देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया, और उसके बाद आपके पास क्या बचता है? ये 96 और ये प्लस 2 लेमडा स्क्वायर अपॉन में 44 प्लस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू √2। स्पेस कमी होने के कारण मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअली में जो ये फाइंड किया आपने, ये भी रूट के अंदर आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो रूट के अंदर ही आएगा ये। तो स्क्वायरिंग करते हैं तो आपके पास ये 96 प्लस 2 लेमडा स्क्वायर
इक्वल टू ये √2 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 88 इधर शिफ्ट होने के बाद 8 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, ये और ये कैंसिल। 96 में से 88 माइनस करेंगे, यहाँ 8 लैम्डा, ये 8 इक्वल टू 8 लैम्डा, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू इस तरह से आपको इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि गिवेन को लिखने के बाद आपको बहुत हद तक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करना है और एंड कैसे करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि इसके लिए स्पेस नहीं है तो मुझे थोड़ा सा स्पेस बनाने होंगे इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है ए और बी यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 होगी, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 होगी। बोल रहे हैं कि अगर इसे भी हमें यूनिट वेक्टर लेना है तो ये 1 आएगा। और ऐसे कर करके आपको बताना है कि ए और बी के बीच में फाइंड क्या करना है ना, एंगल फाइंड करना है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर। चलिए फाइंड करके देखते हैं एंगल इसके। दूसरा मार्क कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ऐसा सिचुएशन रहे मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया हुआ तो आप इसको स्क्वायर कर लीजिए। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 1 का 1 रहेगा। ऐसे केस में ए मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हम ए डॉट ए भी लिखते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए √2b डॉट वेक्टर ए √2b इक्वल टू, इसे सोल्व करते डॉट प्रोडक्ट तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अब ध्यान से। इसे आप एक तरफ ले आइए, इसे भी लिख रहा है, इन दोनों को आप लिख सकते हैं 2√2a डॉट। ऐसा क्यों लिखा, इक्वल टू 1 तो है ना। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है ना। तो बी डॉट ए को भी ए डॉट बी लिखेंगे तो ये दोनों सेम होगा, मतलब 2 बार हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपने लिख दिया, 3 हो गया, 3 माइनस 1 ये 2√2, और ए का डॉट बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, cos थीटा होता है। माइनस होने के बाद 2 अपॉन 2√2 इक्वल टू वेक्टर ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1 और 1 हो गया, आपके पास बचा cos थीटा। मतलब cos थीटा इक्वल टू, ये कैंसिल होने के बाद 1/√2, cos में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 45 की। तो इस तरह से आपको थीटा मिल गया पाई। कितना मिल गया, पाई/4। तो इसमें भी यही बात है कि आपको 2 वेक्टर गिवन था। गिवन वेक्टर को लिखने के बाद बहुत हद तक आइडिया मिलता है कि हम क्वेश्चन को किस ओर ले जाए, पहले क्या सोचें इसके बारे में, है ना। जो फाइंड करना है उसकी तरफ हम कैसे जा सकते हैं। तो हमेशा गिवन को लिखने के बाद आपको बेहद बहुत हद तक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बचा है, हम फटाफट इसे भी बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है आपको कि वेक्टर ए की वैल्यू, वेक्टर बी की वैल्यू और वेक्टर सी की वैल्यू दे रखा है। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड 2 और वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड दे रखा है इन्होंने 3। और आपको ये बोला है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along vector A equal to projection of vector C along A। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी along A को हम क्या लिखेंगे, वेक्टर बी डॉट ए अपॉन जिसके along है उसकी मैग्नीट्यूड।
सेम वेक्टर सी, वेक्टर ए और ए मैग्नीट्यूड, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो हमारे पास वेक्टर बी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए ये मिला। इसे हम इक्वेशन 1 लिखकर यहीं तो लिख देते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। लिखा है वेक्टर सी, बी और सी एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ये भी गिवन है। वेक्टर सी और बी एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे या ऐसे, दोनों एक ही बात। इसका मतलब है कि हम बी डॉट सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इसे भी ध्यान रखना है। अब फिर वही वाली केस आ गया जैसा आपका 11th में था। इसमें बोला है कि 3a माइनस 2b और प्लस 2c का होल मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बोला है। ये हमें फाइंड करना है, कुछ नहीं, हम स्क्वायरिंग, इसको भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं क्योंकि ऐसा केस है। तो आप फाइंड करना हो तो आप स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करने के बाद आप इसे डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अच्छी बात ये है, और डॉट प्रोडक्ट में लिखते ही आपको आइडिया मिल जाता है कि हमें अगला स्टेप क्या करना है। करते हैं इसको मल्टीप्लाई, थोड़ा सा हिंदी है मल्टीप्लाई इसका। इससे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 3 या 9 ए डॉट ए, 3 2 जा 6 ए डॉट बी, 3 2 जा 6 ए डॉट सी। फिर बी से करेंगे तो माइनस बी से तो 6 बी डॉट ए, 4 बी डॉट बी, फिर माइनस 4 बी डॉट सी। फिर प्लस सी से करेंगे तो 6 सी से करेंगे तो सी डॉट ए और माइनस 4 सी डॉट बी और प्लस 4 सी डॉट सी। जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली जो वैल्यू इसका मिलेगा निकल कर वो आएगा 61, कट करके सिर्फ ये आएगा। और ये किसके बराबर आएगा वैल्यू, इसकी 3a माइनस 2b प्लस 2c का स्क्वायर के बराबर 61। तो इसकी वैल्यू लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो होप कि आपको समझ में आया।